सो हेलो माय डियर बच्चा लोग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आज वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे ऐसे तो आफ्टरनून चल रहा है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डाउन, व्हाटएवर जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के हिसाब से खुद को विश कर ले। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास। माय नेम इज राहिमा महवज। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे ये बात को। मजाक कर रही हूँ। ओके, सो वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर एंड आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो हुआ क्या कि मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के ही आ रही थी कि मैं सोची थी मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो मैं नया टॉपिक ही लेकर के आ रही थी। बट जैसे मैं आ रही थी रास्ता में मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने पिछले क्लास जो पढ़ाया था ये समझ में तो आया होगा, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दोस टॉपिक, वो क्वांटम नंबर्स वाला, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत होंगी बिकॉज इफ यू आर फर्स्ट टाइमर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवा दूं और क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मुझे करवाने हैं आपको अपने से, क्योंकि वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दूं और फिर वो क्वेश्चंस आपको दे दूं तो आप खुद से बना लोगे। वो बस एक रैंडम क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चंस मुझे खुद से कराने हैं आपको। तो वो सब क्वेश्चंस को भी सम अप करके आज के वीडियो, आज के लेक्चर में ही कर लेंगे। तो टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर वुड बी टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बेस्ड। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेलकम बैक। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस है आज के लेक्चर में। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एनसीईआरटी का ही होगा सब, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के ही सवाल बनाएंगे हम लोग। अभी जनवरी चल रही है और शायद से इस साल का जेई का पेपर बस चालू होने वाला है। मैं आज गई थी सुबह अपनी बहन के घर, मतलब कजन है मेरी, तो शी इज इन 12th, तो वो पढ़ रही थी केमिस्ट्री ही। तो आज भी सुबह वो कुछ कुछ डाउट मेरे से पूछ रही थी, पता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो तो 12th के हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी आओगे 12th में तो आप लोग भी पढ़ोगे। उसका शिफ्ट है शायद 24 जनवरी, आज 14 तारीख है ना, 14 जनवरी है ना आज, तो हाँ 24 जनवरी बोली थी उसने, बोला था उसने 10 दिन बाद, जो भी है। तो वो सब तो ठीक है, चलिए सब आपका भी टाइम आएगा ये सब पढ़ने का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक बार रिकैप करा दूं कि लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया क्या था। अच्छा पता है, लास्ट लेक्चर पढ़ाने के बाद मैंने एक और लेक्चर शूट किया था जहां मैंने आज जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो मैंने पूरा पढ़ाया था, बट वो वीडियो रिकॉर्ड करे टाइम ना मैंने अपना माइक को ऑन ही नहीं किया था। तो मैंने पूरा 1.5 घंटा तो नहीं, कुछ 55 मिनट या 45 मिनट, 1 घंटा के करीब का वीडियो था वो, और पूरा वीडियो शूट हो रहा है बट उसमें कुछ आवाज ही नहीं था। तो मैंने जब बाद में मैंने सुना तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा पूरा टाइम 1 घंटा वेस्ट हो गया है वीडियो बनाने में। तो एक्चुअली ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मैंने एक और बार पढ़ा दिया है वीडियो में कैमरा को देख करके, बट आज मैं दोबारा पढ़ाऊंगी क्योंकि दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो है, देयर इज नो ऑडियो इन दैट, और साइन लैंग्वेज लिप सिंक आप समझोगे नहीं मेरा। तो इसलिए वेलकम बैक टू मॉलिक्यूलर निंजास एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स। बट आप लोगों के लिए पहली बार ही होगा, मेरे लिए दूसरी बार होगा। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी कि ये सारी चीज करवाने से पहले आप लोगों को एक बार रिकैप करवा दूं कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कराया क्या था। तो लास्ट लेक्चर में शुरू करते ही मैंने सबसे पहले आपको बताया था ऑर्बिटल और ऑर्बिट का डिफरेंस, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था, बहुत ठंडी है यहाँ पे भाई, मैं 4 दिन बाद लखनऊ जा रही हूँ, वहाँ और ज्यादा ठंड होगी, मुझे नहीं जाना है, बहुत ठंड पड़ती है यार वहाँ, मैं तो सिकुड़ के जम जाती हूँ। एक तो यहाँ की, मतलब यहाँ भी ठंड पड़ती है बट यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है जितनी उधर लखनऊ तरफ पड़ती है। और यहाँ पे ना, मतलब मैं घर के अंदर हूँ तो आई एम विदाउट जैकेट, तो फिर भी चल, मतलब ऑब्वियसली मुझे ठंड लग रही है, मैंने थर्मल वगैरह पहन रखा है, बट वहां पे तो मुझे बहुत ठंड लगती है। चलो ठीक है, ठंड की बातें आएंगे। हम लोग आ रहे थे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल जो होता है, मैंने बताया था आपको कि ऑर्बिटल जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास का एक 3 डायमेंशनल स्पेस, जिधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो।
तो हम लोग बात कर रहे थे एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल होता है? क्योंकि एस ऑर्बिटल के केस में उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे डायगनली हर तरफ इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बराबर होती है। इस वजह से उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। उसी तरह से पी ऑर्बिटल के लिए डंबल होता है, डी ऑर्बिटल के लिए डबल डंबल होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पी 3 तरह का होता है, तीनों नॉन एक्सियल होता है, पी एस, पी वाई, पी जेड। डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 नॉन एक्सियल, 2 एक्सियल। ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने कवर अप की है। उसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या होता है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। और क्या होता है क्वांटम नंबर्स? आप बोलेंगे कि क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लोकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। 4 तरह के होते हैं ऑब्वियसली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर पहले आता है, फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। NLMS वैल्यू से उसे डिनोट किया जाता है। और हमने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लेकर के उसे सारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट किया था और क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया था। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में 1-2 क्वेश्चंस पे की थी, बट आज के लेक्चर में हम लोग वही चीज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा अमाउंट में करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई नए तरीके, कोई नए फ्लॉज होंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू वर्क एंड पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। एनसीईआरटी में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को मार्क करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व करना चालू करते हैं। मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या? लिख देती हूँ, चलो लिख देती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुनाई तो दे नहीं रही है, आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, तो मैं लिख ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.25 है ये, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D orbitals orbitals. An electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible values of n, l and m for this electron. Give the possible values of n, l and m for this electron, ठीक है। अब आपको पहले आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो अगर आपको करना है। एनसीईआरटी आप लेकर के बैठेंगे, होपफुली आपने एनसीईआरटी लेकर के बैठा होगा। आपने अगर नहीं लेकर के बैठा है तो वीडियो को पॉज करें और एनसीईआरटी की किताब लेकर के आए, बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे एनसीईआरटी लेकर के बैठे, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है। एंड अगेन मैं ये एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ, नॉट एज अ टीचर, बिकॉज मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, अभी पिछले साल ही दिया है मैंने, 2025 में ही दिया है मैंने, तो मैं बहुत रिसेंट टाइम्स का बता रही हूँ। एंड सो यस, एनसीईआरटी लेकर के बैठे। हमारे क्लास के 3 रूल्स है, ये मैंने पहले भी बताया है। रूल नंबर 1 कि आप एनसीईआरटी की किताब लेकर के बैठेंगे। रूल नंबर 2 आप एनसीईआरटी की किताब लेकर के बैठेंगे। और रूल नंबर 3 क्या है बच्चा? आप एनसीईआरटी की किताब लेकर के बैठेंगे। तो एनसीईआरटी लेकर के आए, क्वेश्चन को देखें, नहीं है तो फिर क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करें और आगे सॉल्व करें। अब वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप देखें, मैं बना रही हूँ। अब इसने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक 3D ऑर्बिटल में है, तो आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल में, आपको n, l और m की वैल्यू बतानी है। अब n की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया है, ये जो आगे नंबर लिखा होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था। ये जो आगे नंबर लिखा होता है यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यही n की वैल्यू होता है। तो n की वैल्यू तो 3 है भाई, पता चल गई। फिर आता है l की वैल्यू क्या है बाबू, देखो ये d ऑर्बिटल है, आपको उस दिन मैंने बताया था। l की जो वैल्यू होती है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। तो ये चीज अगेन आपको पता होगी। तो क्योंकि ये d ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए l का वैल्यू क्या है बाबू? 2 होगा, 2 होगा। उसके बाद आपसे पूछा है m l लिखा है इसमें एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ध्यान से, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, मुझे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक सेकेंड। ये देखिए, ये वाला देखिए, ml होता है।
ठीक है। तो ये जो एम एल है ना, जो हम लोग जब लिखते हैं, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने बताया था एन एल एम और एस। तो एम मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था और एस मेरा स्पिन क्वांटम नंबर था। तो एनसीईआरटी जब इस चीज को मेंशन करता है तो एनसीईआरटी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल मेंशन करता है और स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस मेंशन करता है। ये एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एस लिखना और एम एस लिखना बराबर ही है और एम एल बराबर ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैडम ने कुछ और बताया था, मैंने तो कुछ और देखा है। ठीक है, तो एम एल की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया है कि 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल के 3D ऑर्बिटल में कहाँ है ये तो नहीं बताया है। 3D ऑर्बिटल को अगर आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो 3 ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +2 है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये 0 है तो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है। पॉसिबल वैल्यूज -2 से लेकर के +2। तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 से लेकर के +2 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट अ गुड टेक्निक। यू शुड राइट -L to +L। ये चीज आप नोटिस करोगे। अगेन ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि कुछ चीज दिखा के करना ज्यादा बेहतर होता है। जो भी हम लोग जब ये ऑर्बिटल बनाते हैं इसका, तो इसके जो वैल्यूज होते हैं ना, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -L to +L। L की वैल्यू 2 है, देखो -2 से शुरू होगा, +2 पे खत्म होगा। p ऑर्बिटल के लिए L की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है ना। अब p ऑर्बिटल को ड्रॉ करो तो ये सेंटर वाला 0 है, इधर -1 है, इधर +1 है। देखो -L से लेकर के +L तक जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो हमेशा इट लाइज बिटवीन -L to +L, या तो -L से +L के बीच में ही होगा ये, और कुछ वैल्यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको n, l और m की वैल्यू पता चल गई। s की वैल्यू इसने पूछा नहीं है, अगर पूछता भी तो -½ या +½ यही दोनों में से कोई एक होता है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। मैंने डस्टर किस दुनिया में फेंका है, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, बना लिया आपने? मिटा दूं ये क्वेश्चन को? मैं मिटा दूं? मिटा दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताऊं? 28 है, 2.28। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मतलब ठीक है लिख सकती हूँ, बट आप लोगों के पास एनसीईआरटी है आई एम अज्यूमिंग, तो आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28 देखें। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3। इसने बता दिया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML? आपको L की क्या वैल्यू होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML की क्या वैल्यू होगी ये पता लगाना है। तो n की वैल्यू 3 दी गई है, n की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। L की वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर n इज इक्वल्स टू 3, L की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? L की क्या पॉसिबल वैल्यूज है? L कितने तरह का होता है? S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 हो सकता है। तो 3S हो सकता है, बोलो हाँ 3S तो हो सकता है। 3P हो सकता है, बोलो हाँ 3P हो सकता है। 3D हो सकता है, बोलो हाँ 3D हो सकता है। 3F हो सकता है क्या? 3F हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैंने आपको ये चीज पहले बताई है कि f ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए जो n की मिनिमम वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो n इज इक्वल्स टू 3 पे f ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना। ये पहला है, ये s ऑर्बिटल है, n इज इक्वल्स टू 1 पे सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। फिर n इज इक्वल्स टू 2 पे s और p ऑर्बिटल होता है। फिर n इज इक्वल्स टू 3 पे s p d ऑर्बिटल आएगा। फिर n इज इक्वल्स टू 4 जब आएगा तो s p d f आएगा।
और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। अगर एफ के बाद इन फ्यूचर कभी जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए एन की क्या वैल्यू होगी, आप बोलोगे कि एन की वैल्यू 5 होगी फॉर जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। उसी तरह से एफ ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए एन की वैल्यू एटलीस्ट मिनिमम 4 तो होनी ही चाहिए, बट यहाँ पे आपको एन की वैल्यू 3 दी गई है, तो n की वैल्यू 3 पे f ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। आप वैल्यूज लिखोगे ना, SPD नहीं लिखोगे, वैल्यूज लिखोगे। और m की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्वियसली मैंने आपको ये चीज बताया, -l से लेकर के +l तक होगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से +1 होगी, और अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 होगी। समझ में आया? क्लियर इनफ, क्लियर इनफ। यहां से ये चीज तो आप समझ गए कि l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है अगर आपको n का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स m and l of electrons for 3d ऑर्बिटल। अगेन वही चीज कह रहा है, 3d ऑर्बिटल है, इसके लिए आपको m और l की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं है, l की वैल्यू आपको पता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होगी और m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेकर के +l तक, जिसको आप -2 से लेकर के +2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट 1 था उसका, ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 3 इसका बोलता है, पार्ट 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। पार्ट 3 इसका बोलता है कि जो कुछ नंबर और कुछ ऑर्बिटल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं या नहीं। अब बोलो यार इसका क्या मतलब होता है, ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या नहीं, सारे ही ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला है 1p, दूसरा दिया हुआ है 2s, तीसरा दिया हुआ है 2p, चौथा दिया हुआ है 3f। बोलोगे यार पॉसिबल है या नहीं का क्या मतलब है, पॉसिबल है या नहीं का यही मतलब, अभी मैंने बताया था कि 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि f ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए n की मिनिमम वैल्यू शुड बी 4। उसी तरह से p ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए, p ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए, p ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए n की वैल्यू क्या है, देखो ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है। p ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 1p दिया है, 1p एग्जिस्ट करता है क्या, बोलो नहीं, 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता है, 1p तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। जो आपको पूछा ना कि कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। 2s एग्जिस्ट करता है, बोलो हाँ 2s तो करता है, ये पॉसिबल है। 2p एग्जिस्ट करता है, देखो n इज इक्वल्स टू 2 पे p ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू 4 है, और ये n इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, 2p, तो अगेन n इज इक्वल्स टू 2 पे p ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो हाँ कर रहा है, पॉसिबल है। 3f, n इज इक्वल्स टू 3 पे देखो f ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बोलो नहीं, fpd है सिर्फ, तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या किया मैंने, कैसे किया मैंने, समझ में आया? क्लियर इनफ। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइमर्स आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ सकती है कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, फिर ऐसे सारे ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका यही मतलब है। ठीक है, अगेन मूविंग अहेड, इसको आप कॉपी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी यूजिंग, अगला क्वेश्चन में आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 है, मिटा दूं, मिटा देती हूँ। है 29, बोलता है यूजिंग एसपीडी नोटिफिकेशंस, सॉरी नोटेशंस, क्या मोबाइल चलाते रहते नोटिफिकेशन आ रहा है मुंह में। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, आपको क्वांटम नंबर दिया हुआ है और आपको ऑर्बिटल बताना है। इसने बताया है n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 0, दूसरा है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, तीसरा है n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 2,
और चौथा है n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 3। आपको इन क्वांटम नंबर्स को देख करके एसपीडी नोटिफिकेशंस को नोटेशंस को यूज करके आपको बताना है ऑर्बिटल का नाम क्या है। n इज इक्वल्स टू 1 है तो भाई n की वैल्यू n हो 1 हो जाएगा यहाँ पे। l इज इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है बच्चों, अब तक आपको पता हो जाना चाहिए। बताओ जोर जोर से चिल्ला के बताओ, s ऑर्बिटल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये 1s ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, ये वाला क्वांटम नंबर। अगला बोलता है n इज इक्वल्स टू 3 तो ये तो 3 हो जाएगा आपका एज इट इज। और L की वैल्यू 1 दी गई है। L की वैल्यू 1 किसके लिए होता है, बोलो p ऑर्बिटल के लिए होता है, तो ये p ऑर्बिटल होगा। क्लियर इनफ। तीसरा आपको क्या बोल रहा है, n इज इक्वल्स टू 4, 4 को तो एज इट इज आप लिख दोगे। L इज इक्वल्स टू 2 है, L इज इक्वल्स टू 2 कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है ये आप बताओगे। L इज इक्वल्स टू 2 बोलो d ऑर्बिटल के लिए होता है। SPD 012, हाँ ठीक ही तो है, d ऑर्बिटल के लिए होता है, सॉरी माय बैड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बोलता है n इज इक्वल्स टू 4 है तो ये 4 हो जाएगा। L की वैल्यू 3 दी गई है, L की वैल्यू 3 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, बोलो f के लिए होती है, तो ये 4f हो जाएगा। ये आपको क्वांटम नंबर्स दिए हुए, इसको देख के आपको नोटेशंस लिखना था, एसपीडी नोटेशंस यूज करके आपको ऑर्बिटल बताना था जो आपने बता दिया। क्लियर इनफ, क्लियर इनफ, क्लियर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा देती हूँ, छाप लिया होगा अब तक आपने। आवाज आ रही है ना, ऐसा ना हो कि मैं आज भी आवाज के बिना ही रिकॉर्ड कर दूं, मूड खराब हो जाएगा मेरा। बट मैंने आज वीडियो चालू करने से पहले चेक कर लिया था आवाज आ रहा है कि नहीं। क्या उसको बोलते हैं, दूध का जला, दूध का जला छान भी फूक फूक के पीता, ऐसा ही कोई डायलॉग है ना, डायलॉग तो नहीं, क्या बोलते हैं मुहावरे, ऐसा ही कुछ तो था। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.30 2.30। क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। वही चीज है, वही चीज है, मैं इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ। n इज इक्वल्स टू 0 है, l इज इक्वल्स टू 0 है, ml इज इक्वल्स टू 0 है, ms इज इक्वल्स टू प्लस हाफ है। दूसरा में n इज इक्वल्स टू 1 है, l इज इक्वल्स टू 0 है, ml इज इक्वल्स टू 0 है, ms इज इक्वल्स टू माइनस हाफ है। तीसरा में n इज इक्वल्स टू 1 है, l इज इक्वल्स टू 1 है, ml इज इक्वल्स टू 0 है, ms इज इक्वल्स टू प्लस हाफ है। चौथा में n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स 1, ml इक्वल्स 0 एंड ms इक्वल माइनस हाफ। चौथा के बाद पांचवा आता है, पांचवा बोलता है n बराबर 3, l बराबर 3, ml बराबर -3 और ms बराबर प्लस हाफ। d के बाद f आता है, f में बोलता है n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर 0 और ms बराबर प्लस हाफ। इसमें आपको बताना है कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं या नहीं पॉसिबल है। अब आप एक एक करके चेक करोगे, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। बट उसके पहले एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ये बात याद रखना कि जो L की वैल्यू होती है ना, L की वैल्यू हमेशा हमेशा मतलब हमेशा n से छोटी ही होगी, कभी भी L की वैल्यू n के बराबर नहीं होगी, ये चीज आप चेक कर लो। लेट से अगर s ऑर्बिटल है तो अगर आप n की वैल्यू को 3 रखते हो, लेट से n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n इज इक्वल्स टू 3 मैंने क्या बताया, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ पे s एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे sp एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे spd एग्जिस्ट करेगा। तो s एग्जिस्ट करेगा, p एग्जिस्ट करेगा, d एग्जिस्ट करेगा, तो l की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, l की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0, 1 और 2, 3 के बराबर नहीं है। 3 के बराबर, अरे यार क्यों गिर रहे हो तुम, खड़े रहो ना शांति से। तो ये चीज हमेशा याद रखना, एक सेकेंड मुझे, नहीं ठीक है, हाँ एक चीज हमेशा याद रखना कि L की जो वैल्यू होती है, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कंपेयर में कम होती है, उससे उसके बड़े तो छोड़ दो, उसके बराबर भी नहीं होती है। तो अगर आपको
अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो n बराबर 0 है और l बराबर भी 0 है, यहाँ पे सीधे सीधे आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि वो पॉसिबल है या नहीं, सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल दो कि ना मुन्ना ना ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि l और n की वैल्यू इसमें सेम दी गई है, लेकिन l की वैल्यू कभी भी n से बराबर या n से बड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा उससे छोटी ही होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, बोलो हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ पे ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे यहाँ पॉसिबल लिख दो। अगर ये दोनों सही है, ये दोनों टैली कर रहा है आपके थॉट्स के हिसाब से, तब आपको आगे चेक करना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर n और l की वैल्यू सेम दी गई है आपको, या l की वैल्यू को n से बड़ी दी गई है, तो वहां पे रुक जाओ, उसके आगे आप चेक ही मत करो, वहीं से अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि ना मुन्ना ना ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आपके थॉट के हिसाब से टैली कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉसिबल होगा, आपको आगे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स गिव लव अ चांस। नो सॉरी नो, ज्यादा रीलें देखने लगी हूँ मैं, थोड़ा कम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नो डोंट गिव लव अ चांस, मतलब यू कैन गिव लव अ चांस, बट फिलहाल यू गिव स्टडीज अ चांस। सो पढ़ाई इज अ प्रायोरिटी राइट नाउ। तो मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि n की वैल्यू और l की वैल्यू अगर बराबर है, या l की वैल्यू n से बड़ी है, तो वहां पे यू डोंट हैव टू चेक एनी फर्दर, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ कंक्लूजन कि नाम ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट अगर n की वैल्यू l से बड़ी है, तो फिर आप आगे चेक करो ml पॉसिबल है या नहीं और ms पॉसिबल है या नहीं। तो इस केस में हाँ ये पॉसिबल है, तो ये वैल्यूज ऑब्वियसली पॉसिबल होगी, तो यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। उसी तरह से n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, बोलो क्या होगा? स्ट्रेट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि n और l की वैल्यू सेम हो नहीं सकती है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, स्ट्रेट आप लिख दो। रीजन समझ में आया? मैंने क्या बताया वो समझ में आया? n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, हाँ यहाँ तक तो सुनने में ठीक ठाक लग रहा है। आगे चेक करते हैं, m की वैल्यू 0 हो सकती है, n इज इक्वल टू 2 में -2 से +2 पे एग्जिस्ट करेगा, तो m की वैल्यू तो 0 है, ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर सकती है। और s की वैल्यू को -12 दिया, हाँ हो सकता है, s की वैल्यू +12 के -12 में से कुछ भी हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, सेम बात, ना मुन्ना नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? n की वैल्यू l की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है, नॉट पॉसिबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, उससे छोटी है, सही है। आगे चेक करो, n की वैल्यू 0 है तो सही है, l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो 0 बीच में आता है, तो हाँ 0 एग्जिस्ट कर सकता है। लास्ट में +12 है, बोलो हाँ +12 भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये भी हमारा पॉसिबल वैल्यूज होगा, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका होता है, आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, बट दिस इज अ ट्रिक आई टोल्ड यू, तो आपको ही आसानी होगी चेक करने में। इसके आगे रुक जाइए, थक गई मैं बोल बोल के, गला दुख गया। चलो एक क्वेश्चन एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट करा देती हूँ, तो देता हूँ नहीं सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मीनो देता हूँ, आई देती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी है मेरी एकदम, अंबानी का क्या काम अंग्रेजी से यार। 2.67 है ना, अंग्रेज फेल हो जाएंगे मेरी अंग्रेजी के सामने, बस मैं बोलती नहीं हूँ, क्या करूंगी बोल के, जहां जरूरत है मैं बोलूंगी। चलो क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल्स टू 4। इसका ए पार्ट है, n इज इक्वल्स टू 4 पे कितने सबशेल होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया है कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 शेल है तो इसमें सबशेल कितना है, सिर्फ एक। n इज इक्वल्स टू 2 शेल है तो इसमें सबशेल कितना है, s और p 2। तो जितना शेल का जो नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। ये बहुत आसान सा बात था, ये मैंने आपको पिछले बार भी बताई है, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन अ subshell value with having ms is equals to -12 and n is equals to 4। आपको बताना है n is equals to 4 दिया गया है और s is equals to -12 दिया हुआ है, इस वैल्यू पे टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा वो मैं अभी बताती हूँ। n is equals to 4 देख लो भाई, n is equals to 4 है, ठीक है। n is equals to 4 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज क्या है,
क्या है बताओ। अभी मैंने आपको बताया एल की वैल्यू हमेशा एन के कंपेयर में कम होगी, एल की वैल्यू हमेशा एन के कंपेयर में कम होगी, तो या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। क्लियर इनफ? यहां तक समझ में आया आपको बात? यहां तक समझ में आई बात? उसके बाद m की वैल्यूज क्या हो सकती है? m मतलब ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रही हूं। तो m की वैल्यू अगर आप 0 मतलब s ऑर्बिटल के लिए देखते हो, s ऑर्बिटल के लिए देखते हो, तो s ऑर्बिटल का डब्बा ऐसे बनता है, इसके लिए m की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। p ऑर्बिटल के लिए देखते हो तो p ऑर्बिटल ऐसे बनता है, इसके लिए m की वैल्यू क्या है? -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है। अगला क्या है? 2 मतलब कि d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल बना दो, 1 2 3 4 5 हो गया। d ऑर्बिटल के लिए m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +2 है, 5 हो सकती है। लास्ट है 3 मतलब कि d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। d ऑर्बिटल के लिए क्या क्या वैल्यू है? ये 0 है, ये -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब आपको L की तो ये वैल्यूज हो सकती है भाई, इतने सारे वैल्यूज है। S ऑर्बिटल के लिए देखा जाएगा, मतलब L = 0 के लिए ये होगा, L = 1 के लिए ये, L = 2 के लिए ये, L = 3 के लिए ये होगा। समझ में आ गया कैसे? अब आपको ML की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए भाई। MS की वैल्यू तो आपको दे दी गई है भाई, -12 ही होना चाहिए। ML की वैल्यूज ये सब हो सकती है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? बोलो 2 जाएंगे। इसमें कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरना है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा ये आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा, बस अगले ही लेक्चर में आ रहा है उसका भी बात। हुंस रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे। सॉरी हाय अल्लाह, चलना भूल गई हूँ मैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखोगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया हमने। अब आपको ms की वैल्यू -12 बता दी गई है। अब देखो इस केस में ms की वैल्यू क्या है? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू बोलो +12 है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू की क्या वैल्यू है? बोलो -12 है। तो आप इसको कंसिडर करोगे। वैसे ही इसमें आप बोलो ये +12 है, ये +12 है, ये +12 है, ये -12 है, ये -12 है, ये -12 है। आपको -12 वाले चाहिए, तो इसमें -12 वाले कितने हैं? 3 हैं। इसमें -12 वाले 1 थे। इसमें बोलो ये +12 +12 +12 +12 +12 है, और ये पांचों उल्टा वाला -12 है, तो इसके लिए कितनी क्या वैल्यू है? 5। कितने -12 वाले हैं? 5। इसमें कितने -12 वाले होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आपको बताना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें n = 4 है। इसमें भी n = 4 हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और s की वैल्यू -12। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। टोटल नंबर of electrons will be equal to 1 + 3 + 5 + 7। आप पूरा जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 16 इलेक्ट्रॉन्स आंसर होना चाहिए। 7 8 9 10 5 15 116 इलेक्ट्रॉन्स। यस, समझ में आया कैसे निकाला मैंने इलेक्ट्रॉन्स? आपको -12 चेक करना है, इसमें से +12 और -12 है। आप -12 वाले को एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट करके काउंट करके लिख दोगे। क्लियर इनफ? क्लियर इनफ? समझ में आई बात? क्लियर है? बोर्ड दिख रही है एकदम टकाटक, मस्त सुंदर बोर्ड दिख रही है। कॉपी कर लिया आपने? मिटा दूं मैं? 1 2 3 नहीं क्यों मुश्किल बातें करूं तो तू कभी बोल दे लेकिन जाने अच्छा, अगले में आते हैं। मैंने आपको बोला था कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी इसी वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर में बताती हूँ आपको, जिसमें इसका उसी एक ही क्वेश्चन के तरह, एक ही क्वेश्चन के जैसा 3 क्वेश्चन है, मतलब एक ही जैसा 3 क्वेश्चन है। क्या बोल रही हूँ मैं? एक ही जैसा 3 क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। एक क्वेश्चन जो होगा तीसरा वाला, वो आपके लिए होमवर्क होगा, जो आप खुद से घर जाके सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2.42, क्वेश्चन नंबर 2.43, क्वेश्चन नंबर 2.44, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें 42 और 43 में अभी कर दूंगी आपके लिए बोर्ड पे। और क्वेश्चन नंबर 2.44 आप खुद से सॉल्व करिएगा घर पे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी कमेंटिंग मी द आंसर इफ आफ्टर सॉल्विंग। तो यस, क्वेश्चन नंबर 2.42 मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ बोर्ड पे। 2.42 बोलता है एन एलिमेंट and an element with mass number 37, नहीं sorry, mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to electrons होना चाहिए, as compared to electrons, एक सेकेंड नहीं, as compared to protons I guess. Element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Sorry, electrons नहीं है, my bad. I am छोरी, छोरी तो मैं हूँ, I am sorry. Assign the atomic symbol. Assign the atomic सिंपल। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर ले, अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 आप वेट करोगे, आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ। चलिए, जहाँ आता है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, कर लिया अब तक आपने कर लिया होगा, आगे मैं सॉल्व करती हूँ, आप टैली कर ले, जिन्हें नहीं आता है वो सीखें। An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है ना, बोर्ड तो क्लियर दिख रही है, यहाँ पे एक कोना में बत्ती जल रहा है, रोशनी आ रही है, कोई बात नहीं, उससे आपका कुछ छिप नहीं रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला है कि जो एलिमेंट है उसका मास नंबर 81 है। मास नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, मास नंबर का क्या मतलब होता है ये आप बताएं मुझे। मास नंबर का क्या मतलब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और हमारा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब एलिमेंट का हम लोग मास बताते हैं ना, तो वो जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को मिला करके जो टोटल मास होता है, दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। बहुत ठंडी हो गई मेरी हाथ। दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया है कि एलिमेंट का जो मास नंबर है वो 81 है, मतलब उसका मास नंबर 81 है, अगर मतलब कि उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 81 है। क्यों लिखा मैंने, ये समझ में आया? क्योंकि मास नंबर का मतलब ही यही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर। मास नंबर आपको बता दिया है 81, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर आपको पता चल गया कि भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 81 होगा। अब आपको बोलता है इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। लेट प्रोटॉन को आप x मान लो, प्रोटॉन को आप x मान लो, मुझे नहीं पता प्रोटॉन की वैल्यू क्या, मैंने मान लिया कि प्रोटॉन का वैल्यू x है, तो न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे बोला है कि दैट एलिमेंट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन x है, प्रोटॉन अगर x है तो न्यूट्रॉन क्या होगा? x प्लस 31.7% ऑफ x, 31.7% ऑफ x होगा न्यूट्रॉन की वैल्यू। क्यों हुई समझ में आई? क्यों हुआ समझ में आया? प्रोटॉन का वैल्यू हमने अपने से अज्यूम कर लिया है कि भाई x वैल्यू है, x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर, तो प्रोटॉन कितना होगा? क्वेश्चन बोलता है कि प्रोटॉन जितना भी है, न्यूट्रॉन उससे 31.7% ज्यादा है, तो प्रोटॉन अगर x है तो न्यूट्रॉन x प्लस 31% ऑफ x, 31.7% ऑफ x, ये हमारा न्यूट्रॉन का वैल्यू है। यहां तक समझ में आया? ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर इनफ दिस इज? अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दो। भाई प्रोटॉन की वैल्यू x दी गई है प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू दी गई है x प्लस 31.7 बाई 100 x इज इक्वल्स टू क्या है? 81। x के लिए आप सॉल्व कर दोगे, x प्लस x, ये 31.7 बाई 100 है, x प्लस x 2x प्लस 0.317x इज इक्वल्स टू 81 हो जाएगा। 2x प्लस 0.31 हो जाएगा 2.317x इज इक्वल्स टू 81।
x के लिए आप सॉल्व करोगे 81 डिवाइडेड बाई 2.317 होगा। इसका वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ चेक करके कि क्या आता है। होल्ड ऑन करिए 1 मिनट, मुझे भूख लगी। भूख क्यों लगी भाई? भूख क्यों लगी? भूख लगने का तो टाइम नहीं है, मतलब टाइम तो है। 1 मिनट। ला 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 ला। चलो इसकी वैल्यू आएगी 35। राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 81 डिवाइडेड बाई 2.317, जो आप खुद से सॉल्व करिएगा ऑब्वियसली, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो राउंड ऑफ जो वैल्यू आएगी वो आपकी 35 आएगी। ठीक है, अब आपको बताया है असाइन द एटॉमिक सिंबल। 35 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है? 35 बताओ। बोलो ब्रोमीन का होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो याद कर लो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और उसका मास नंबर 81 होता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको एटॉमिक सिंबल बनाने बोला था, लो सिंबल यही है, ये आपका आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया पता? कैसे सॉल्व किया समझ में आया? हमें बता दिया मास नंबर, तो हमने बता दिया ठीक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें दे दी गई है। बता रहा है कि 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स को हमने x मान लिया, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा x प्लस 31.7% ऑफ x। हमने इन दोनों के वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x के लिए सॉल्व कर दिया, आपको x की वैल्यू पता चल गई। तो आपको पता चल गया कि उसका सिंबल क्या होगा। प्रोटॉन पता चल गया आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को ही आपने x माना था ना। अब किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ऑब्वियसली नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 35 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है, और मास नंबर तो 81 भाई क्वेश्चन ही बताया था। क्लियर है ना? समझ में आया? एक चीज और मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो जब आप x मान रहे हो ना, x, तो x पता है आप किसको मानो? किसको बताती हूँ? प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स मतलब जहां पे कह रहा है ना कि इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स, तो दैन के बाद जो टर्म है ना उसको आप x मानो। अगर आपको कहता है कि दैट एलिमेंट कंटेन्स 39% मोर न्यूट्रॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स, तो आप x इलेक्ट्रॉन्स को मानो। क्यों? ऐसा कोई कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वही मानना है। मान आप कुछ भी सकते हो, लेकिन अगर आप उसको x मानोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। देखो यहाँ पे मुझे ना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने h प्लस x लिखा, ये डिवाइड बाय 100 हो गया, ये 2x हो गया, और 2x 0.31x हो गया, 2.317 आ गया डायरेक्ट। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं पे अगर आप न्यूट्रॉन को x मानते और प्रोटॉन को आप x माइनस 31.7% ऑफ x लिखते, तो आपका कैलकुलेशन जो है ना, अरे अपना बटन क्यों खोल रही हूँ मैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता, जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि हो। इसीलिए आप x किसको मानेंगे यहाँ पे? अगर जिसने आपको कहा है कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स को आप x मानोगे। अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी बोर्ड पे, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि x किसको मानना है। फिलहाल आप इसको कॉपी करें वीडियो को पॉज करके। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर मचा देती हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन 2.43 है। 2.43 है, ये क्वेश्चन भी मैं लिख देती हूँ। बोलता है एन आयन, दो या एलिमेंट नहीं, आयन है, चार्ज होगा। एन आयन विथ मास नंबर 37 विथ मास नंबर 37 possesses, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 unit negative charge, 1 unit of negative charge if the ion contains, if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons। x किसको मानोगे बोलो यहाँ पे?
एक्स किसको मानोगे बोलो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स को मानोगे। क्यों? मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्स मानोगे, कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप न्यूट्रॉन्स को भी मान सकते हो बट आपका कैलकुलेशन लंबा होगा उससे। सो ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट, तो इट इज बेटर फॉर यू टू फॉलो दिस टेक्निक एंड सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। असाइन द सिंबल टू दिस आयन, यही क्वेश्चन है। असाइन द सिंबल टू दिस आयन। जिनको जिनको आता है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, जिन्हें नहीं आता है वो वेट करें। मैं पानी पी के आती हूँ। जी चलो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अब तक आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको आता होगा तो, नहीं आता है तो आप वेट करें, मैं बना रही हूँ। अब बोलता है कि एक आयन है, उसका मास नंबर 37 है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी बताया 37 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलता है इट पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इस चीज को इमेजिन करो, एक न्यूट्रल एटम जब आप लेते हो, एक न्यूट्रल एटम, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स को वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों बराबर अमाउंट में होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब कह रहा है कि इस वाले जो एटम है ना, इस वाले जो आयन है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है का क्या मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन 11 है, अगर प्रोटॉन 15 है तो इलेक्ट्रॉन 15 16 है। मतलब कि इसके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कैसे आया? ऑब्वियसली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दूसरे को कैंसिल कर, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन तीसरा प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर एटम पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब है ना कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ में आया? बोलता है इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट से इलेक्ट्रॉन्स को आपने मान लिया x, लेट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू x, इलेक्ट्रॉन को आपने x मान लिया, तो प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा बोलो? प्रोटॉन होगा x-1। क्यों? क्योंकि एटम के पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से एक ज्यादा है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक कम है। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा x है तो प्रोटॉन मेरा x-1 है। मान लिया ये बात। न्यूट्रॉन्स कितना होगा बोलो? वही चीज है, बोलता है 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स x है तो न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू x प्लस 11.1% ऑफ x। 11.1% ऑफ x यही होगा। क्लियर हो गया? ये बातें समझ में आई? हमने इलेक्ट्रॉन को x मान लिया, उसके बाद हमने प्रोटॉन को बता दिया कि ठीक है भाई प्रोटॉन हमारा x-1 है, और आपका न्यूट्रॉन जो होगा वो x प्लस 11.1% ऑफ x। अब आप बोलोगे यार मेरी मर्जी है, मैं प्रोटॉन को x मानूंगी और इलेक्ट्रॉन को x+1 मानूंगी। मान सकते हो, अगर आप प्रोटॉन को x मानते हो, देखो यहाँ पे लाइव देख लो, तो इलेक्ट्रॉन आपके लिए x+1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आपके लिए x+1 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? x+1 प्लस 11.1 by 100 इंटू x+1। अब देखो आपके लिए कैलकुलेशन खुद ब खुद ही लंबा हो गया। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कितना आसान है, कुछ है ही नहीं है, यहाँ बड़ा हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोर न्यूट्रॉन्स देन के बाद जो टर्म है ना उसको आप x मानो, आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगी। यू कैन सी द डिफरेंस राइट अवे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ये वाला टेक्निक नहीं अपनाऊंगी, ये बस आपको बताने के लिए था, क्योंकि बच्चे ना कभी बार सुनते नहीं है बात। नहीं आप लोग अच्छे हो, कोई नहीं सुनते हैं, आपकी बात नहीं करी मैं। नो 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 नो। चलो ठीक है, पता चल गया यहाँ पे। अब हमें पुट कर दो यहाँ पे, प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? x-1 प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? x प्लस 11.1 by 100 इंटू x। इसको आप लिख दो x-1 प्लस x प्लस 0.111 x इज इक्वल्स टू 81 हो जाएगा, नहीं सॉरी 37 है, सॉरी 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अरे यार हटो ना, पूरा हट क्यों नहीं रहे हो? 37 हो जाएगा। ये x प्लस 0.11x, x प्लस x 2x प्लस 0.111, तो 2.111x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37। 2.111x, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 37 + 1 38 हो जाएगा। x के लिए आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 17 आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना।
अब आपको बोला है कि असाइन द सिंबल टू दिस आयन। एटॉमिक नंबर 17 कौन से एलिमेंट के लिए होता है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लोरीन के लिए होता है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये क्लोरीन हो जाएगा, नीचे 17 हो जाएगा, ऊपर मास नंबर 37 हो जाएगा। ये आपका सिंबल होगा? नहीं, ये सिंबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बोला है कि इट पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो Cl- होगा। समझ में आया? तो ये आपका फाइनल सिंबल। बोलो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नंबर, एटॉमिक नंबर भी कम हो जाना चाहिए? नहीं, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता रहता है, प्रोटॉन्स इज कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, इसका मास नंबर 37 दिया है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने ये नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया? एवरीथिंग क्लियर? मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। इसके आगे का गाना मुझे आता ही नहीं है यार। मुझे, मैं ये बात बोलूंगी तो मुझे पता नहीं कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट मैं गाने नहीं सुनती कभी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैंने कभी गाने नहीं सुने हैं, मतलब ऐसे यूट्यूब चलाते चलाते जो रील वील में सुनाई पड़ी है वैसे, बट मैं ऐसे उसके स्पेसिफिकली बैठ के, जैसे लोगों के स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट होते हैं ना, एंड वो गाने सुनते हैं अपने मूड को ठीक करने के लिए, मैं ऐसा काम नहीं करती यार। आई नो आई एम वेरी बोरिंग टाइप ऑफ पर्सन। सब लोग बोलते हैं कि कैसी हो तुम, गाने नहीं सुनती हो, पर मैं नहीं सुनती हूँ यार, मुझे गाने सुन के नींद आते हैं। मैं गाना सुनने बैठूंगी तो मेरा सारा काम ही रुक जाएगा, सुध जाऊंगी मैं। 44 मैं थोड़ी बनाऊंगी। हाँ, आप लोगों ने मुझे फंसा लिया गाने के नाम पे। बताओ, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देती। चलो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ। एन आयन विथ मास नंबर 56, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू 56 है, कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला है यहाँ पे, वो भी 3 यूनिट, मतलब कि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है उस पे चार्ज। जो लेट से अगर एलिमेंट एक्स है तो उसका जो चार्ज है वो +3 है, ठीक है। It contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. X किसको मानोगे बच्चों? अब तक समझ गए होगे इशारा, X मानोगे इलेक्ट्रॉन्स को। असाइन द सिंबल टू दिस आयन, वही चीज है, वैसे ही करना है जो आप खुद से बनाओगे। तो आप खुद से सॉल्व करें इसको, मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि आपने क्या सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने कौन से एलिमेंट का सिंबल है ये आप मुझे बताओगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है जो मैं चाहती हूं कि आप बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2.37 और क्वेश्चन नंबर 2.38, ये दोनों आप अपने से बनाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप दोनों अपने से बनाओगे। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क हो तो आप होम में ही, बट ठीक है होमवर्क ही है ये। बोलता क्या, एक सर्टेन पार्टिकल है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ रही हूँ मैं। डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। लेट्स से ये जिंक का एटम है, इसका डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर पता है ना, सेंटर से ये रेडियस है, दूसरा रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है, तो आपको डायमीटर दे दिया है इसका 2.6 एंगस्ट्रॉम, और आपको बताना है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। भाई आपको डायमीटर दे दिया गया है, डायमीटर को आधा करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, पर आपको रेडियस आर्मस्ट्रॉन्ग में मिलेगा, उस आर्मस्ट्रॉन्ग को आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये आपको आना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग शायद से मेरे हिसाब से 10 टू द पावर -10 होता है, पिकोमीटर 10 का पावर -12 होता है, पिकोमीटर 10 का पावर -12 होता है। तो ये कन्वर्जन आप खुद से करेंगे, इसको ऐसा यूनिट पे लाएं और फिर कन्वर्ट करिए, 2 नहीं 12 होता है, ठीक है। दूसरा वाला बोलता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट लेंथ वाइज एंड लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, अगर जिंक के एटम्स को साइड बाय साइड अरेंज किया जाए तो। कह रहा है कि 1.6 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये 1.6 सेंटीमीटर का लेंथ है, 1.6 ही बोला है ना बाबू, हाँ 1.6 सेंटीमीटर का लेंथ है, और इसमें जिंक के एटम्स को ऐसे साइड बाय साइड सटा करके अरेंज किया गया है। तो आपको बताना है इसमें टोटल कितने जिंक एटम्स आएंगे। तो ऑब्वियसली आपको एक का डायमीटर पता है, एक का डायमीटर पता है, तो डायमीटर प्लस डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, जो कि 1.6 सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना दोनों को, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 2.38, दोनों एक के आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को आप खुद से सॉल्व करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए होपफुली। बड़े प्यार से पढ़ाया मैंने, बहुत ठंडी है भाई, जा रही हूँ मैं जैकेट पहनने, बहुत ठंडी लग रही है। ओके ये सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। आगे की वीडियो जब भी आएगी नेक्स्ट, मोस्टली अब होपफुली अगला लेक्चर जो भी मैं शूट करूंगी वो मेरे हॉस्टल में ही होगा, क्योंकि आज वेंसडे है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अभी 3 दिन मुझे टाइम, पता नहीं कल टाइम मिल सकता है थर्सडे को। फ्राइडे सैटरडे मेरे घर में वो बच्चा आ रहा है 2 साल का शैतान, तो उसके साथ तो मैं शूट कर नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मेरा बॉडी तोड़ देगा, तो उसमें टाइम मिलेगा नहीं। फिर संडे को मैं चली ही जाऊंगी, मंडे को मैं कॉलेज पहुंचूंगी ही, मंडे को भी नहीं, मतलब जो भी है नेक्स्ट वीडियो होपफुली उधर ही आएगा, बट जहाँ भी है उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, तो यस ये सब आप सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स अंटिल देन गुड। अरे तेरी ये क्या हुआ, अंटिल देन गुड बाय एंड हाँ क्या बोल रही थी मैं, सॉरी क्या मैं कर रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, बोल रही थी कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जो मैंने कराया है उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी होपफुली तीनों प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी और हुड्स रूल बनाऊंगी। ये तीनों चीज करने के बाद उसके बाद लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखेंगे, जिसमें हमें बहुत ही मजे आएंगे, बहुत सारे नए तरीके टेक्निक्स बताऊंगी मैं करने का, जो भी तरीका है। तब तक के लिए यस पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स, अंटिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।